हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फिजिक्स नोहर में आप सभी का अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जैसे Q आवेश है, इससे R दूरी पर यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर दिशा की बात करें ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो Q आवेश, बिंदु आवेश प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की तरफ होता है। समझ गया ना इस चीज को। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है दूसरा अनुप्रयोग है बेटा। ये गाउस के नियम का ये दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग कल हम पढ़ चुके थे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा है अनंत लंबाई के रेखिक आवेश वितरण। अनंत लंबाई के रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया बेटा। अनंत लंबाई के रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसके नियम से? गाउस के नियम से। अब देखो इसके अंदर एक तो ये चीज है बेटा, लंबाई कितनी होनी चाहिए? अनंत। और कैसा आवेश वितरण है ये? रेखिक आवेश वितरण। अब मैं अनंत लंबाई का रेखिक आवेश यानी एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश है, तो अनंत लंबाई का तो हम नहीं बना पाएंगे। तो मैंने उस अनंत लंबाई का जो रेखिक आवेश था ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी है? L है। ये एक्चुअल में था कितना? अनंत लंबाई का। उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया, इस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। मान लिया इस पर धनात्मक आवेश है और एक समान रूप से फैला हुआ है। अब ये रेखिक आवेश वितरण है बेटा, तो ये बताओ कि इसके लिए आवेश घनत्व कैसा होगा? लैम्डा होगा। मान लिया कि इसका जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, मात्रक इसका कूलाम प्रति मीटर। इस रेखिक आवेश वितरण के कारण इससे लंबवत r दूरी पर, ठीक है ना, ये इससे लंबवत r दूरी पर पॉइंट P है। इस P पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो, P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना होगा? P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल तो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं की थी, है ना। कल हमने बिंदु आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था गाउस के नियम से, तब हमने दिशा ज्ञात नहीं की। तो फिर आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल हमें दिशा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं थी। हम पहले से ही जानते थे कि Q आवेश है, पॉजिटिव है, तो दिशा किधर होती है बेटा? दूर की ओर होती है। अब ये पूरा आवेश है, इस P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो किधर है वो दिशा? उसका पता लगाना पड़ेगा। कल हमने पता नहीं लगाया था, क्योंकि बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा ही प्लस है तो दूर की तरफ, माइनस है तो उसकी तरफ होती है। तो अब ये मैंने एक O पॉइंट लिया, O से P की दूरी कितनी है? R। अब O से ऊपर और O से नीचे एक समान दूरी पर मैं दो अल्पांश लेता हूं। एक तो मैंने अल्पांश A लिया और एक मैंने अल्पांश B लिया। दोनों ही अल्पांश dl लंबाई के हैं बेटा। ये बात समझ में आई ना। पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले हम P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ज्ञात कर रहे हैं। समझ गए ना। इसके लिए मैंने क्या किया? O से ऊपर और O से नीचे एक समान लंबाई के अल्पांश dl लिए।
इस पूरे तार का रेखिक आवेश घनत्व कितना था? तो इस dl लंबाई पर आवेश कितना होगा? शाबाश, लैम्डा dl। और ये जो dl है इस पर भी आवेश, ये आवेश जो है ना लैम्डा dl, ये बिंदुवत है, बिंदु आवेश है। समझ गए ना? लैम्डा dl इस अल्पांश पर जो आवेश है वो कैसा है? बिंदुवत है। और बिंदुवत आवेश है, पॉजिटिव है, तो दिशा विद्युत क्षेत्र की दूर की तरफ। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये लो, दूर की तरफ। इस विद्युत क्षेत्र का नाम मैंने दे दिया DE1, इसके कारण है ये। और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, दूर की तरफ, है ना? पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ, बस सिंपल सी बात। समझ गए ना? इसका नाम मैंने दे दिया DE2। समझ गए ना? इस कोण में और इस कोण में कोई रिलेशन बराबर, क्योंकि O से A की, O से B की दूरी सेम है, तो ये कोण भी सेम हो गए। अब ये दो विद्युत क्षेत्र हो गए बेटा, DE1 और DE2। इस दूरी में और इस दूरी में कोई रिलेशन बता सकते हो क्या? AP और BP में बराबर है। AP और BP जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी। देखो दोनों आवेश समान है, दोनों की P से दूरी समान है, तो DE1 का परिमाण और DE2 का परिमाण भी बराबर होंगे, क्योंकि आवेश और दूरी दोनों सेम है, तो विद्युत क्षेत्र भी फिर बराबर होगा। अब ये जो OP है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, हम क्या करने जा रहे हैं पता है ना? हम P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने जा रहे हैं, उसके बाद हम उस विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। ये मैंने आगे क्यों बढ़ाया बता सकते हो क्या? शाबाश। अब मैं इस DE1 और DE2 को घटकों में वियोजित करूंगा। ये एंगल थीटा तो ये थीटा, वर्टिकल अपोजिट, और ये भी थीटा क्योंकि ये थीटा। ये DE1 के दो घटक, इस तरफ DE1 cos थीटा और इस तरफ DE1 sin थीटा। DE2 के इधर थीटा तो ये घटक DE2 cos थीटा और ये DE2 sin थीटा। देखो DE1 और DE2 परिमाण में समान है ना? तो ये घटक और ये घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर बचा फिर बता सकते हो क्या? परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर बचा? देखो ये रेखिक आवेश वितरण है और परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर, ये और ये तो कैंसिल ही हो गई, तो किधर बचा? इसके, इस रेखिक आवेश वितरण के लंबवत बचा। यानी एक रेखिक आवेश वितरण के कारण इसके आसपास जितने भी बिंदु हैं उन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उस तार के लंबवत और बाहर की तरफ होती है, इस दिशा में। और इस दिशा को मैंने नाम दे दिया n कैप। n कैप कौन है? यूनिट वेक्टर है, इस तार के रेखिक आवेश वितरण के लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। समझ गए ना? तो रेखिक आवेश वितरण के कारण इसके आसपास जितने भी बिंदु हैं उन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तार के लंबवत और बाहर की तरफ होगी। समझ गए? अब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमने उस अनंत लंबाई का जो तार था उसका कितना टुकड़ा लिया था? कितनी लंबाई का टुकड़ा लिया था? L लंबाई का टुकड़ा लिया था, और इससे लंबवत R दूरी पर पॉइंट P था, इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? ये है इस तार के लंबवत। समझ गए ना? ये L लंबाई का टुकड़ा लिया है बेटा, पूरा तार नहीं ले सकते हम क्योंकि उसकी लंबाई तो अनंत है। अब पहला काम हम क्या करेंगे बताइए? शाबाश, गाउसियन पृष्ठ। कल अपनी बात हुई थी कि आवेश अगर बिंदुवत है या आवेश अगर गोलीय चालक है, कुचालक है, तब तो गाउसियन पृष्ठ गोलाकार। अगर आवेश रेखा पर है, तार पर है, परत पर है, पट्टिका पर है, तब गाउसियन पृष्ठ। पर जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो पॉइंट उस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर आना चाहिए। समझ गए ना? तो मैं क्या करता हूं, एक गाउसियन पृष्ठ लेता हूं। ये लीजिए, पॉइंट P इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर आया या नहीं आया बताओ? आ गया। ये गाउसियन पृष्ठ ले लिया बेलनाकार। इस बेलन की लंबाई कितनी है बता सकते हो क्या? बेलन की लंबाई L है और बेलन की त्रिज्या R है। समझ गए ना? अब हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। पहले हम दो तरीकों से फ्लक्स निकालेंगे। कौन कौन से दो तरीकों से? एक परिभाषा से और एक गाउस के नियम से। मुझे यह बताओ कि ये जो बेलन है ना, वो कितने पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है? 3। शाबाश। जैसे ये बेलन है तो इसके 3 पृष्ठ होंगे, एक नीचे वृत्त, एक ऊपर वृत्त, और ये वाला जो इसका हिस्सा है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, समझ गए ना? तो इसके 3 भाग हैं। ये वाला भाग मैंने नाम दिया S1। S1 एक वृत्त है। ये वाला भाग मैंने नाम दिया S2, ये भी एक वृत्त है। और ये वाला भाग मैंने नाम दिया S3। ये क्या है? वक्र पृष्ठ, जिसे हम कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर हम इस पूरे बेलन से फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो तीनों पृष्ठों से फ्लक्स निकालेंगे और जोड़ देंगे। समझ गए ना? तो पहले हम किससे निकालते हैं फ्लक्स? परिभाषा से। ठीक है, तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर, ध्यान से देखना बेटा क्या लिखूंगा मैं, फाई ई लिख दिया। क्या लिखूंगा? S1 से निर्गत प्लस S2 से निर्गत और प्लस S3 से, क्योंकि इस गाउसियन पृष्ठ के 3 हिस्से हैं, S1 पृष्ठ, S2 और S3। अब हम पहले इससे निर्गत फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स परिभाषा से, और परिभाषा क्या है? E डॉट। तो इस पर मैंने एक ds लिया, ये लो, ये ds क्षेत्रफल है। ds ले लिया। समझ गए ना? ध्यान से समझना बेटा। ds की डायरेक्शन बताओ, दिशा। शाबाश, इसके लंबवत और किधर? ये ds की दिशा। और यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र किधर है? विद्युत क्षेत्र तो इस तार के लंबवत है, इधर है। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र यानी E की दिशा। दोनों के बीच एंगल 90। समझ गए? अब S2 पर इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करेंगे तो यहां भी एक ds लेंगे। ये ds लिया, बोलिए दिशा। ये ds की दिशा, लंबवत बाहर की ओर। यहां पर E की दिशा बताओ। E की दिशा इसके लंबवत, यानी ये E की दिशा होगी। यहां भी E और ds के बीच एंगल 90। अब तीसरा पृष्ठ बचा बेटा, कौन सा? वक्र पृष्ठ, है ना? ये वक्र पृष्ठ है, ध्यान से देखना। अगर मैं वक्र पृष्ठ पर ds यहां लेता हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ds की दिशा फिर इधर, और इधर मैं बोर्ड के हिसाब से दर्शा नहीं पाऊंगा। समझ गए ना? तो हम यहां ले लेते हैं ds। ये ds लिया। समझ गए ना? ds कहां लिया? यहां पर, सुविधा के लिए, क्योंकि ds अगर यहां होता तो दिशा ये होती
और इस बोर्ड पर इधर मैं दिशा को दर्शा, तो ds यहां लिया, ds की डायरेक्शन ये लीजिए, इस ds इस पृष्ठ के लंबवत, ये ds की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तार के लंबवत, ये तार और इसके लंबवत, यानी ds के अनुदिश। समझ गए ना? अब इस फ्लक्स को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो फाई बराबर, ध्यान से देखना बेटा, S1 से E डॉट, ये क्या किया, देखो E डॉट ds तो फ्लक्स की परिभाषा है। इंटीग्रेशन क्यों किया मैंने, क्योंकि पूरे S1 के लिए चाहिए। और ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि S1 एक बंद पृष्ठ है। समझ गए? यही काम मैं किसके लिए करूंगा, S2 के लिए E डॉट ds, और यही काम हम करेंगे S3 के लिए E डॉट ds। ये समझ में आया या नहीं आया? ये कुल निर्गत फ्लक्स है S1 प्लस S2 और प्लस S3 से। अब इसको हल करो बेटा, पहले फाई बराबर S1 E ds cos ऑफ S1 के लिए 90 शाबाश, cos ऑफ, क्योंकि S1 पृष्ठ के लिए E और ds परस्पर परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है, तो थीटा 90। S2 के लिए बोलिए बेटा, E ds cos ऑफ 90, और S3 के लिए बोलिए बेटा, E ds cos ऑफ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पद जीरो, कारण cos 90 जीरो, ये पद क्योंकि cos 90 जीरो, मतलब इससे और इससे निर्गत फ्लक्स जीरो होगा। कौन बचा, केवल S3 बचा। देखिए S3 के लिए E ds और cos ऑफ जीरो की वैल्यू 1। इसको देखना बेटा, क्या लिखता हूं मैं, E को बाहर किया, इंटीग्रेशन ds S3। अब इंटीग्रेशन ds की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ क्या होगा? शाबाश, 2 पाई r l। क्यों? क्योंकि एक बेलन ds जो है वो वक्र पृष्ठ का एक अल्पांश है ना, और इंटीग्रेशन ds का मतलब पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक बेलन जिसकी लंबाई l है, त्रिज्या r है, उसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? शाबाश बेटा, 2 पाई r l। तो ये हो गया बेटा E इंटू 2 पाई r, ये इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने फ्लक्स निकाल लिया बेटा, कौन से तरीके से? परिभाषा से। अब हम फ्लक्स निकालेंगे किससे? गाउस का नियम। फ्लक्स क्या कहता है, कुल आवेश बटा, अब देखना बेटा तुम लोग बताओगे, कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नोट। यहां से लेकर यहां तक आवेश बता दो कितना है। देखो ध्यान से देखना बेटा, इसका आवेश घनत्व लैम्डा और इसकी लंबाई l, तो कुल आवेश, शाबाश, लैम्डा l। एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, देन l लंबाई पर आवेश, तो लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नोट। समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कहते हैं? इससे निर्गत फ्लक्स है, इस पूरे बेलन से निर्गत फ्लक्स हमने परिभाषा से निकाला और हमने गाउस के नियम से निकाला। तो हम क्या करेंगे बताओ, अब 1 व 2 की कैसे करेंगे? लेफ्ट तो दोनों की इक्वल है, राइट को इक्वल कर दीजिए। E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन, कौन कटेगा? L कैंसिल हुआ, देन E बराबर, देखना बेटा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 पाई एप्सिलॉन नोट, L कैंसिल हो गया बेटा, और लैम्डा अपॉन आर। कोई दिक्कत?
इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखना बेटा क्या कर रहा हूं मैं। इसको मैंने लिखा E बराबर, देखना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। क्या किया बता सकते हो क्या? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने ऐसा? ताकि k बन जाए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? तो ये बन गया बेटा 2k लैम्डा अपॉन। तो एक अनंत रेखिक आवेश वितरण के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 2k लैम्डा अपॉन r होता है। समझ गए इस चीज को? अब एक चीज बताइए कि ये तो हमने E जो लिखा है ना परिमाण के रूप में लिखा है, अगर हम इसको सदिश रूप में यानी E वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2k लैम्डा अपॉन r n कैप। शाबाश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तार के लंबवत है और उस दिशा में एकांक। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हमने ये देखा कि एक अनंत लंबाई के रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर कितना होता है? 2k लैम्डा अपॉन r और n कैप। n कैप विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा कौन है? जैसे ये अनंत लंबाई का रेखिक आवेश वितरण है, n कैप किधर है? इस तार के लंबवत एकांक सदिश है, ये विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे मैं कहीं भी, जैसे मैंने ये अनंत लंबाई का एक रेखिक आवेश वितरण लिया, समझ गए? अनंत लंबाई का है ये बेटा, ये कुछ पॉइंट लिए मैंने 1 2 3, इन बिंदुओं पर अगर विद्युत क्षेत्र दर्शाना चाहें तो किधर होगा? इस तार के लंबवत, इस तार के लंबवत, इस तार के, मतलब हमेशा विद्युत क्षेत्र इस तार के लंबवत होगा। समझ गए? अब एक चीज और है कि इस अनंत लंबाई के रेखिक आवेश वितरण से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा बता सकते हो क्या? कि अनंत लंबाई का जो अपना रेखिक आवेश वितरण है उसके कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर कैसे निर्भर करेगा? इससे क्लियर हो रहा है बेटा? स्पष्ट हो रहा है? देखिए E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, क्योंकि R के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं बेटा किस किस के बीच? R और E के बीच, बता सकते हो ग्राफ कैसा आएगा? ऊपर बढ़ेगा या नीचे आएगा? किस तरीके से आएगा? दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र घटेगा, तो ग्राफ समय के साथ ये लीजिए, ये दर्शा रहा है E समानुपात 1/। तो ये हमने आज पढ़ा गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, एक अनंत लंबाई के रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।